सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। न जाने क्यों वो शाम इतना रहस्यमय था, हर तरफ कोहरा था और गहरी खामोशी थी। मुझे सांस लेने में भी डर लग रहा था। मैं उस दिन घर पर अकेला था। मम्मी और पापा उस दिन किसी के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। मैं लिविंग रूम में बैठा अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था कि अचानक तेज प्यास के कारण मेरा गला सूखने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर चला गया। कमरे में बैठे बैठे पता नहीं चला कि शाम का वक्त हो गया। घर में हर तरफ अंधेरा था। मैं जल्दी से लाइट ऑन की और किचन में जाकर फ्रिज में पानी की बोतल निकाली तो किचन की खिड़की बाहर गली में खुलती थी। वहां से मुझे सामने वाले घर का दरवाज़ा नजर आया, जो अभी अभी खुला था और अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला और उसके पीछे काली चादर में लिपटी हुई एक लड़की थी, जिसने अपने ऊपर पर्दा किया हुआ था। मगर उसकी गोरी रंगत काली चादर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जबकि उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा मुझे नज़र आ रहा था। मैंने बड़ी प्यार से उसकी तरफ देखा था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई गया है। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर कोई नहीं था, और होता भी तो कैसे, क्योंकि मैं तो वैसे भी घर में अकेला था। पानी पीकर मैंने बोतल फ्रिज में रखी और खिड़की के पास जाकर देखा तो गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। न जाने सामने का घर किसका था और वह लड़की कौन थी। ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत तेज कलबला रहे थे। मेरा नाम वाजिद है और मैं एक मिडिल क्लास से था। मेरे पापा एक सरकारी नौकर थे, मगर उनकी ईमानदारी ने उन्हें आर्थिक समस्याओं में घेरे रखा, पर हमेशा लोगों से 2 कदम पीछे ही रखा। वरना पापा के बराबर के लोग जो साथ ही नौकरी पर लगे थे, आज सब के सब बैंक बैलेंस के मालिक थे और बंगलों में रहा करते थे। पापा ने हमेशा ईमानदारी की ड्यूटी की और सफ़ेद पैसे में ज़िंदगी बिता दी। पापा की इकलौती औलाद होने के बावजूद बिगड़ा हुआ शहजादा बिल्कुल नहीं था, बल्कि पापा ने मेरी परवरिश बहुत सख्ती से की थी, ताकि मैं उनकी तरह ईमानदार बनूं और उनकी तरह सफ़ेद पैसों में अपनी ज़िंदगी बिताऊं। ज़िंदगी उनके वसूलों के मुताबिक बिताऊं। मुझे अपने पापा की उस ईमानदारी से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वे तो मेरे जान थे। मैं खुद उनकी तरह बनना चाहता था, जिनको देखकर बड़े छोटे अदब से सलाम करते थे। मेरी माँ भी पापा जैसी खुददार थी और अच्छे मिजाज की थी। मेरे पापा ने नौकरी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया था। इसी तरह माँ भी घर संभालने में और लेन देन के मामले में बहुत आगे रहती थी और हिसाब से काम लेती थी। पापा की नौकरी ऐसी थी कि हर 3-4 साल बाद पापा का ट्रांसफ़र अलग शहरों में हो जाता था। इसलिए माँ पापा ने मेरे भविष्य का सोचकर फैसला किया हुआ था, वह मुझे अपने साथ कभी कहीं तो कभी कहीं लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह मेरी पढ़ाई का बहुत हर्जाना होता था। इसलिए पापा ने मुझे 8वीं क्लास से ही दिल्ली के भी स्कूल में दाखिला करवा दिया था। उसी में हॉस्टल भी था और वहीं रहता था। स्कूल पूरा होने के बाद वहीं कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया था। बस छुट्टियों में ही घर आ जाया करता था। पापा का ट्रांसफ़र इस बार दिल्ली में ही हुआ था और मम्मी पापा को वहाँ शिफ्ट हुए 4 महीने बीते थे। जब 2 महीनों की छुट्टियों के लिए मैं घर चला आया था, मुझे घर आए चौथा दिन था। पापा के कजन की मृत्यु हो गई थी। पापा वहाँ मिट्टी में शामिल होने गए थे, क्योंकि वे दूसरे शहर में थे। इसलिए पूरा दिन बीत गया था। माँ पापा अब तक लौटे नहीं थे। जब से मैं आया था, पहले 3 दिन तो अपनी नींद पूरी कर रहा था। घर के बाहर निकल ही नहीं पाया था। एक तो दिल्ली से रोहिणी काफ़ी दूरी पर था, सफ़र बहुत लंबा था। दूसरा, यहाँ का ठंडा मौसम मुझे नींद की वादियों में ही रखता था। मैं जी भर के अपनी नींद पूरी करना चाहता था। चौथा दिन भी कमरे में ही बिता दिया था, क्योंकि पापा मम्मी तो घर पर नहीं थे। और जब शाम के टाइम मैंने कमरे से बाहर निकला तो किचन की खिड़की से ज़मीन पर चांद की झलक ने मुझे किसी और जहां में भेज दिया था, जहां मैं और बस मेरे सपने और मेरे खूबसूरत ख्याल थे। मैं किचन से निकला, बाहर गली में गया, मगर गली में कोई नहीं था। यहाँ बहुत कम मकान थे, जिनमें से किसी के मकान के सामने लाइट जल रही थी, और न ज़्यादातर अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। सर्दी का मौसम होने की वजह से ऐसे लग रहा था जैसे बहुत रात हो चुकी है। मैं वापस घर आ गया। कुछ देर के बाद माँ पापा वापस आ गए और हमने खाना खाया। उसके बाद मैं छत पर टहलने चला गया। हॉस्टल में रहने की वजह से मुझे वॉक की आदत पड़ चुकी थी। मैं रोज़ रात को ज़रूरी वॉक पर निकलता था। यहाँ आने के बाद घर की बड़ी सी छत मुझे वॉक के लिए अच्छा महसूस हुआ था। मैं जब छत पर गया उस टाइम 11 बज रहे थे, मगर ऐसे लग रहा था जैसे 3 बज रहे हों, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था। किसी भी घर के छत या बालकनी की लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ सामने वाले छत की लाइट ऑन थी। हमारे छत के सामने वाले छत के बीच में बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, क्योंकि वे दोनों घरों की छत आगे की तरफ से बढ़कर बनाई गई थी। मुझे सामने की छत की लाइट देखते ही वह लड़की याद आ गई, जिसे आज शाम मैंने किचन की खिड़की से देखा था। मैं अपनी छत पर खड़ा गौर से सामने वाली छत का जायजा लेने लगा। शायद वह लड़की नजर आ जाए,
मगर वहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। छत के बीच में एक मेज़ और कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। मेज़ पर कुछ किताबें और चाय का मग रखा हुआ था। उस छत पर रोशनी भी आ रही थी, इसलिए सारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ देर छत की तरफ देखता रहा, मगर कोई नज़र नहीं आया। तो अपना ध्यान वॉक में करते हुए 4-5 चक्कर लगा लिए थे कि अचानक वे लड़की मुझे वहाँ कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई। उसकी रंगत उस टाइम भी चमक रही थी। दुपट्टा गले में झूल रहा था और वह बालों को क्लचर में कैद कर रखा था। मेज पर रखी एक किताबें पढ़ने में बिजी थी। मैं उसे देख रहा था और वो बेखबर अपनी किताबों में मगन थी। मैं उसे देखते देखते छत की दीवार के करीब आ गया और उस टाइम मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश वो मेरी तरफ देखे, और मैं हैरत से बिल्कुल तंग सा रह गया था जब उसने अचानक उस टाइम मेरी तरफ देखा। जब मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी कि उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी छत पर मुझसे दूर नहीं बल्कि मेरे बहुत करीब बैठी हो और मुझसे उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी नज़र जैसे ही मुझ पर उठी, मेरी नज़रें एकदम झुक गई और मैं हड़बड़ा सा गया था। तो वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी की झनकार मेरे कानों तक पहुंची और मुझे लगा जैसे पूरा इलाका ही उसकी हंसी की आवाज़ में गूंज रहा था। मैं तो उसकी सूरत पर मरमिटा था, मगर उसकी खूबसूरत हंसी ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। मैं उसे एक टक देखता रह गया था। वह उठी और अपनी किताबें समेटकर चाय का मग उठाकर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसके नीचे जाते ही छत की लाइट बंद हो गई थी, जिसकी वजह से गहरा अंधेरा छा गया। मुझे ऐसे अंधेरे की आदत नहीं थी, इसलिए एकदम से घबरा गया और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे चला गया। मगर मेरे साथ एक और अजीब बात हुई थी। सीढ़ियाँ उतरते टाइम मुझे लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई बुला रहा है। मैंने अपना वहम समझकर ध्यान नहीं दिया, अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मगर उस परी का चेहरा मेरी नज़रों में, उसकी खूबसूरत हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं उसी को सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह जैसे ही आँख खुली, मुझे उसी का ख्याल आया। मैं मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने लग गया और उसके बाद घर के बाहर चला गया। असल में मैं चाहता था कि वे लड़की घर से बाहर निकले तो मेरा उसका आमना सामना हो जाए। मगर काफ़ी देर बाद खड़े रहने के बावजूद मुझे सामने वाले घर से कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। मैं वापस अपने घर चला गया और माँ से बैठकर बातें करने लगा। मेरी माँ शाम को जब घर वापस आई तो उनसे मैंने खूब ढेर सारी बातें करता रहा और खाने के बाद वॉक के लिए छत पर चला गया। माँ ने मुझे छत पर जाने से पहले एक बात कही थी कि ख्याल से ऊपर वॉक करना और जल्दी से नीचे आ जाना। मुझे उनका ये कहना अजीब सा लगा था, मगर मैंने उनसे वजह नहीं पूछी थी और हाँ में सिर हिलाता हुआ ऊपर चला गया। आज भी सामने वाली छत पर कल जैसा ही मंजर था। लाइट जल रही थी, मेज पर किताबें और चाय का मग रखा हुआ था। वह कहीं नहीं थी। वॉक करने लगा तो कुछ देर के बाद कुर्सी पर बैठी हुई नजर आई और फिर बिल्कुल कल की तरह हुआ। जब मैंने दिल में चाहा कि वो मेरी तरफ देखे तो उसने फौरन मेरी तरफ देखा। मगर आज मैं चौंक कर घबराया नहीं और वह उठकर दीवार की तरफ आ गई। मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया। उसने दीवार के करीब आकर दोनों बाजू दीवार पर टिका दिए और कहने लगी, वाजिद कैसे हैं आप? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो बोल पड़ी थी। उसको मेरा नाम मेरी मम्मी से पता चला था। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसने अपना नाम आसमा बताया था। आसमा की ना सिर्फ उसकी शक्ल खूबसूरत थी बल्कि उसकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी। उसने 12वीं पास किया हुआ था, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रही थी, इसलिए मुझे कॉलेज आने जाने के लिए घर से निकलती हुई दिखाई नहीं देती थी। उस रात थोड़ी सी बात हुई क्योंकि जब वो मुझसे बातें कर रही थी तो उसे किसी ने आवाज़ दी थी और वे जल्दी से भागकर नीचे चली गई और उसके जाते ही छत पर अंधेरा छा गया। अंधेरा आ जाने से पता नहीं इतना डरावना क्यों होता था। मैं भी डर जाता था और फटाफट नीचे चला गया। मेरे मम्मी पापा को जल्दी सोने की आदत थी। मैं जब वॉक करके नीचे आता तो वह सो चुके होते। अगले दिन भी माँ से सामने वालों के बारे में पूछना भूल गया। अब मुझे रोज रात का इंतजार रहता, कब रात हो और मैं ऊपर जाऊं और आसमां से मिल सकूं। खाने के बाद मैं ऊपर गया तो आज छत पर मेज कुर्सी तो मौजूद थी, मगर किताबें और चाय का मग नहीं था। मगर छत की लाइट जल रही थी। मैं कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर वॉक करने लग गया। मगर वॉक करते हुए भी मुझे आधा घंटा बीत गया था, मगर आसमां छत पर नहीं आई। मैंने अपने रेस्ट वॉच पर नज़र डाली तो 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। मायूस हो गया था कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, शायद वह सो गई होगी। क्योंकि इस इलाके के लोगों को जल्दी सोने की आदत थी, मैं नीचे जाने लगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा तो मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने फ़ौरन पलटा तो सामने वाली छत की दीवार पर बाजू रखे आसमां खड़ी मुस्कुरा रही थी।
आज उसने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने उसे पूछा कि देर क्यों हुई, तो कहने लगी आज पापा की तबीयत खराब है। मैंने उससे पूछा कि उसके पापा क्या करते हैं, तो उसने बताया कि उसके पापा तो रिक्शा चलाते हैं और माँ की मृत्यु हो चुकी है। घर में उसके और उसके पापा के अलावा कोई नहीं रहता। जब मैं 12वीं में थी तब मेरी माँ ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए आसमा ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, मगर फिर माँ की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद आसमा का दिल नहीं चाहा कॉलेज जाने को, तो उसने प्राइवेट में ही दाखिला करवा लिया। वह सारा दिन घर के कामकाज में बिता देती थी और रात को पढ़ने के लिए छत पर आ जाती थी। बस यही उसकी ज़िंदगी की रूटीन थी। उस रात आसमा से काफ़ी बातें होती रहीं, मगर मैंने नोट किया वह बातों के बीच बीच में बार बार चेहरा नीचे करके कुछ नीचे की तरफ देखती थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसे पूछ ही लिया। उसने जवाब दिया कि उसके पैरों में दर्द है, उसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इसलिए बार बार अपने पैरों की तरफ देख रही थी। मैंने उसे नीचे जाकर आराम करने को कहा। वह चली गई तो मैंने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैं नीचे जाकर कमरे में लेट गया। अब रोज़ रात को उससे मुलाकात और बातें होने लगी थी। मैं बहुत खुश होता था क्योंकि वह भी अब मुझसे प्यार करने लगी थी। हमें मिलते हुए करीब करीब 2 हफ्ते हो गए थे। आसमा ने मुझे मना किया कि मैं अपनी माँ से इसके बारे में बात ना करूँ, ना उसको अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसी वजह से माँ से बात नहीं की थी। मगर एक रात ऐसा हुआ कि आसमा छत पर नहीं आई। मैं बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वह नहीं आई, तो मैं बेचैन हो गया। अगली सुबह होते ही मैं घर के बाहर जाकर देखा तो आसमा के घर पर ताला लगा हुआ था और ताला भी काफ़ी पुराना लग रहा था। मैं वापस आया और माँ से पूछा कि सामने वाले कहाँ गए, तो माँ ने एकदम हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कौन सामने वाले। मैंने माँ से कहा सामने रिक्शे वाले अंकल और उनकी बेटी रहती है ना। पर आप तो उनकी बेटी आसमा को जानती ही होंगी, आपसे मिल चुकी है। माँ मेरी बात सुनकर हैरान और सख्त परेशान नजर आ रही थी। फिर अपना माथा पीट कर कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी वाजिद, तुम ये क्या कह रहे हो बेटा, सामने वाला मकान 30 सालों से बंद है। और मुझे ये बात बराबर वाली पड़ोसन ने बताई थी। उसने ये भी बताया था कि इस घर में 1 साल जिन्नातों का बसेरा है, इसी वजह से वह घर नहीं बिकता और ना ही किराए पर चढ़ता है। माँ का मुंह देखता रह गया था। मैंने माँ से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कहते कहते रुक गया। माँ पूछने लगी क्या कहना चाह रहे थे। मैंने तो मना किया और सिर हिलाया, उठकर अपने कमरे में चला आया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ माँ ने बताया है वह सच है। इसलिए जब माँ पापा रात को सोए तो मैं छत पर चला गया। जब छत पर लाइट नहीं जल रही थी, मैं फिर भी बेचैनी से छत पर टहल रहा था और बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मगर मुझे महसूस हुआ कि जैसे सामने वाले घर में कोई न कोई मौजूद है जो छत पर आया। मैंने आवाज़ दी मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं नीचे अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर बाद मुझे चैन न आया तो मैं टॉर्च लेकर गली में निकल गया। रात के 3 बज रहे थे और मुझे ये देखकर अजीब सी हैरत हुई। घर के दरवाजे पर ताला नहीं था। मैंने हाथ से दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा जल्दी खुल गया। मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा था क्योंकि आंगन में बरामदा में बिल्कुल अंधेरा था। उस घर के आंगन में पेड़ था जिसके पत्ते टूट टूट कर पूरे आंगन में बिखरा हुआ था और ये काफ़ी बड़ा घर था। मैं बरामदे में जब पहुंचा तो मेरी बाईं तरफ बिल्कुल सामने की तरफ एक दरवाजे से रोशनी आ रही थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं पूरा खोल कर अंदर चला गया तो हैरान रह गया। पूरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। कमरे के बीच में एक मेज पड़ा हुआ था जिस पर केक रखा हुआ था और कुछ तोहफे रखे हुए थे। पूरे कमरे में भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी और कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा था। मैं उसे खोलकर अंदर गया था। वहाँ भी सजा सजाया एक दूसरा कमरा था। मैं कुछ देर खड़ा चीज़ों को देखता रहा। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे बाहर दरवाज़ा बंद हुआ है। मैं फटाफट अंदर वाले कमरे से बाहर वाले कमरे में पहुंचा तो इतने में कमरे के बाहर वाले दरवाजे से 2 लोग अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक तो मैं किसी भी रूप में पहचान सकता था क्योंकि वह आसमा ही थी, मगर वह दूसरी औरत कौन थी वह मैं नहीं जानता था। वे दोनों घबराई सी खड़ी मुझे देख रही थी जैसे उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। फिर एकदम से अधेड़ उम्र की औरत को जैसे ख्याल आया तो मुझसे बात करके पूछने लगी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैं कुछ बोलता मुझसे पहले आसमा बोल पड़ी। वह कहने लगी मम्मी ये वाजिद है और हमारे सामने वाले घर में रहते हैं। मैं हैरान हो गया क्योंकि आसमा ने तो कहा था कि उसकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी है।
और अपने पापा के साथ यहाँ रहती है। मगर ये तो अपने साथ खड़ी औरत को अपनी मम्मी कह रही थी। मैं नासमझी से आसमा की तरफ देख रहा था। आसमा की मम्मी ने थोड़ा सा आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि बेटा, तुम्हें खुदा का वास्ता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुमने यहाँ जो देखा है, मैं तो बड़ी हैरानी में था। आसमा की माँ के जोड़े हुए हाथ देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने जल्दी से कहा कि आप परेशान न हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मगर ये सब क्या है? मैंने ये सवाल इसलिए कर रहा था क्योंकि सुबह ही मम्मी ने बताया था कि ये घर 30 साल से बंद है और यहाँ जिन्नातों का साया है। फिर आसमा तो बिल्कुल वैसी नज़र आ रही थी जैसे हम 2 हफ्तों से मिल रहे थे, मगर उनकी माँ के बाल बिखरे बिखरे थे और कपड़े भी अजीब से पहन रखे थे। देखने में मालूम होता था जैसे वो कोई मांगने वाली औरत हो। इसलिए मैं हैरान परेशान था। आसमा ने मुझसे बात किया और कहा कि आप बैठ जाइए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। मैं वहीं रुककर सोफे पर बैठ गया। आसमा की माँ मेरे बराबर में सोफे पर बैठ गई थी, जबकि आसमा सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। आसमा की माँ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा ताल्लुक ऐसे ख़ानदान से है जहाँ विधवा औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और अगर उसके साथ बेटी हो तो फिर तो क्या जान ही आफत में फंस जाती है। मैं जब विधवा हो गई तो उस टाइम आसमा मेरी छोटी थी। अब ये 22 साल की हो गई है। मगर आज से 30 साल पहले जब मेरे मियाँ ने ये मकान ख़रीदा था तो ये घर यहाँ मशहूर था कि जिन्नात का बसेरा है जो किसी भी इंसान को इस घर में रहने नहीं देते। मेरे मियाँ इन बातों को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ये घर खरीद लिया। मगर यहाँ घर की मरम्मत का काम चल रहा था। उस घर के पीछे वाले आंगन में खुदाई करवाई तो वहाँ से एक लाश मिली, जिसकी वजह से मेरे मियाँ डर गए और इस मकान को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़कर दूसरा घर किराए पर ले लिया। हम वहीं रहने लगे क्योंकि मेरे ससुराल वाले जिन ख्यालों के मालिक थे उनके साथ रहना मुश्किल हो रहा था। मेरे मियाँ को ये तसल्ली नहीं थी कि उनके होने वाली औलाद वहाँ महफूज रहेगी, इसलिए मेरे मियाँ ने अपना हिस्सा मांग कर ये घर खरीदा। पर हम नहीं जानते थे कि हमें यहाँ रहना कितना भारी पड़ेगा, और मैं उन दिनों उम्मीद से थी, इसलिए आसमा के पापा यहाँ रहना मुनासिब न समझा। हम किराए पर रहने लगे। मगर मेरे यहाँ आने के बाद मेरे 3 और बच्चे पैदा हुए थे, पर वह बच्चे मरते रहे। 5 सालों में मेरे यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई थी। हम किराए के घर में ही रहते थे। हम अपने मरने वाले बच्चों की वजह से गम से निढाल थे कि हमने पलटकर उस घर की खबर तक ना ली। ये सालों से बंद था और बंद ही पड़ा रहा। और फिर जब शादी के 8 साल के बाद आसमा पैदा हुई तो सारे खानदान ने बातें बनाने लगे, क्योंकि वे लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते थे। आसमा के पापा ने किसी की ना सुनी। जब आसमा 11 साल की हुई तो एक एक्सीडेंट में आसमा की पापा की मृत्यु हो गई। तब से मेरे ससुराल वाले मेरे इस घर के पीछे पड़ गए, जबकि उनमें से कोई भी आसमा और मुझे अपनाने को, हमारा बोझ उठाने को तैयार नहीं था। उल्टा वे लोग आसमा की शादी ऐसी जगह करना चाहते थे जहां उनको ठीक ठाक पैसा मिलता। मगर मैं माँ थी, मैं कैसे आसमा की शादी इतनी कम उम्र में करवा देती। इसलिए मैंने आसमा को लेकर अकेले रहने का फ़ैसला कर लिया और इस घर के बारे में मशहूर कर दिया कि यहाँ जिन्नात रहते हैं। और इस बात को सच साबित करने के लिए हफ्ते के 10 दिन मैं एक मर्तबा रात गए यहाँ आकर कुछ ऐसा कर देती थी कि सब मेरे बोले गए झूठ को सच मानना शुरू कर देते थे। ऐसे ही जिंदगी बीत रही थी। मैं दुनिया से अपनी आसमा को छुपाती फिर रही हूँ, मगर इस बेवकूफ़ ने तुम्हें कुछ दिन पहले ऊपर छत पर देखा और तुम्हें पसंद कर बैठी, और आज तुम यहाँ हमारे सामने खड़े हो। मैं आसमा की माँ की बातें ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था। ये इलाका किस तरह शाम होने के बाद वीरान हो जाता है और सन्नाटा छा जाता है। इसलिए माँ बेटी इतने साल से जिन्नात वाली बात पर भरम रचाई बैठी रहीं। मगर मैंने उनसे पूछा कि उनका गुजर बसर कैसे होता है, तो ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आसमा की माँ लोगों के घरों में काम करती है और अब वह आसमा की शादी कर देना चाहती है। मैं उन दोनों से उनके किराए के घर का एड्रेस लिया और आसमा से एक खूबसूरत वादा करके अपने घर चला गया। मैंने दूसरी सुबह माँ को सारा किस्सा सुना डाला। मेरी माँ बहुत हैरान थी, मगर अफसोस भी कर रही थी कि कैसे खुद के पास इतनी दौलत होते हुए भी आसमा और उसकी माँ ने इतनी मुश्किलें ज़िंदगी बिताई थी। आज आसमा और मेरी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। मेरी मम्मी ने दूसरे दिन ही जाकर आसमा की मम्मी से मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया था और फिर 1 हफ्ते में हमारी शादी आसमा के साथ हो गई थी। उसके पापा के वसीयत के मुताबिक उनका बंगलानुमा घर अब आसमा और मेरे नाम का हो चुका था, जिसकी वजह से आसमा का ख़ानदान बिल्कुल चुप होकर बैठ गया था। आज हम अपने घर में रहते हैं। आसमा की माँ भी हमारे साथ रहती है, मगर अपना खर्चा अपने घर के मिलने वाले किराए से निकालती है। वह घर जिन्नातों के बसेरा से मशहूर था, मगर असल में वह बसेरा डर का था। वह डर जब जानने वालों ने
आसमा की माँ के अंदर उतार दिया था, मगर अब आसमा मेरे साथ बेहद खुश थी। मेरा घर बिल्कुल जन्नत जैसा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।